हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। वन लाइनर क्वेश्चन का आज तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे देख लिया होगा और आप लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा होगा, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन की संख्या भले ही कम हो, लेकिन एनालिसिस जो मैं करती हूँ वो काफ़ी विस्तारपूर्वक होता है और उसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल एग्ज़ाम में। अगर किसी भी एग्ज़ाम में जीके जीएस का क्वेश्चन आ रहा है तो बिल्कुल हूबहू इसी पैटर्न में क्वेश्चन आता है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लगाया होगा या लगा रहे होंगे तो आप लोगों को ज़रूर आइडिया मिल रहा हो कि हाँ, बिल्कुल इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देर ना करते हुए इसे प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस धातु को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो किस धातु को सफ़ेद सोना कहा जाता है? प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। प्लेटिनम को एडम उत्प्रेरक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडम उत्प्रेरक भी प्लेटिनम को कहा जाता है। ठीक है। अगर वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आशा की धातु किसे कहा जाता है, तो आशा की धातु यूरेनियम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आशा की धातु यूरेनियम को। भय की धातु किसे कहा जाता है? तो भय की धातु प्लूटोनियम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लूटोनियम को। अगर वही आपसे पूछ लिया जाए कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। काला सोना या लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है? तो काला सोना या लिक्विड गोल्ड पेट्रोलियम को कहा जाता है। किसे कहा जाए? पेट्रोलियम को कहा जाता है। अगर पेट्रोलियम ऑप्शन में नहीं हो तो कोयला भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आवारा तत्व किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? किस धातु की आघातवर्धनता सबसे अधिक होती है? तो किसकी आघातवर्धनता सबसे अधिक होती है? सोना की। किसकी? सोना की। यहाँ मैं बता दूं कि आघातवर्धनता से तात्पर्य है कि किसे पीट कर लंबी चादर बनाई जा सकती है। तो किसको पीट कर लंबी चादर बनाई जा सकती है? तो सोना को पीट कर लंबी चादर बनाई जा सकती है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि तन्यता किसकी सबसे अधिक होती है, तो तन्यता भी सोना की ही होती है सबसे अधिक। और तन्यता से यहाँ तात्पर्य है कि किसे खींचकर सबसे लंबा तार बनाया जा सकता है। तो सोना को खींचकर सबसे लंबा तार बनाया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तक की लंबी तार बनाई जा सकती है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ चलिए, अगर सीक्वेंस वाइज आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक तन्यता या फिर आघातवर्धनता कौन होती है, तो सबसे ज़्यादा सोना, इसके बाद चांदी, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम। ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा तन्यता सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा धातु सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सा धातु है? देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है? धातु पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? धातु पूछ रहा है। तो कौन सा धातु है? वो है मरकरी या पारा। कौन सा है? मरकरी या पारा। लेकिन अगर यहीं आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कौन सा अधातु है जो सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इसका आंसर बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है। अगर वही आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रोमीन को और किस नाम से जाना जाता है, तो लाल द्रव के नाम से ब्रोमीन को ही जाना जाता है। किसे जाना जाता है? लाल द्रव के नाम से। तो लाल द्रव के नाम से ब्रोमीन को जाना जाता है। ठीक है। अगर वहीं आपसे लाल दवा पूछ लिया जाए कि लाल दवा के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाल दवा के नाम से पोटेशियम परमैंगनेट को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट को। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है KMnO4 होता है। क्या होता है? KMnO4। इसे लाल दवा के नाम से जाना जाता है, जबकि ब्रोमीन को लाल द्रव के नाम से जाना जाता है। और कौन सा धातु है जो सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। कौन सा धातु है जो सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो मरकरी। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग जरूर नोटिस कीजिएगा कि धातु पूछ रहा है कि अधातु पूछ रहा है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में कन्फ्यूजन के कारण ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों से गलत हो जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तांबा किस कारण अच्छा उष्मा का चालक होता है? तो किस कारण अच्छा उष्मा का चालक होता है ये? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये उष्मा विद्युत का चालक होता है। ठीक है। और जितने भी धातु होते हैं वो सारे विद्युत के चालक होते हैं। एक्सेप्शन एक है। एक्सेप्शन एक क्या है? वो है शीशा। शीशा जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? शीशा विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है। जितने भी अधातु हैं वो सारे विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन एक है जो विद्युत का चालक होता है। वो कौन सा है? तो वो है ग्रेफाइट।
ठीक है। और एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन ज़्यादा एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो कौन सा अधातु है जो विद्युत का चालक है, तो वो है ग्रेफाइट। और कौन सा धातु है जो विद्युत का कुचालक है, तो वो हो जाएगा सीसा। अगर अधातु पूछ लिया जाए जो चालक है तो ग्रेफाइट, और अगर धातु पूछ लिया जाए जो कुचालक है विद्युत का, तो वो हो जाएगा सीसा, ठीक है। हालांकि ग्रेफिन भी विद्युत का चालक होता है, लेकिन ग्रेफिन बहुत कम एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलता है, ज़्यादातर एग्जाम में ग्रेफाइट ही पूछता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन कौन सी है। तो मौलिक अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना, चांदी, तांबा और प्लेटिनम। ये मौलिक अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। मौलिक अवस्था से तात्पर्य है कि इसको अगर आप खुले में छोड़ दोगे ना तो इसमें जंग नहीं लगेगा। आप लोहा को छोड़ के देखिए खुले में, देखिएगा उसमें जंग लग जाएगा। लेकिन सोना, चांदी, तांबा और प्लेटिनम को खुले में छोड़ेंगे तो इसमें जंग नहीं लगेगा। हाँ, अलग की बात है कि चांदी का कलर काला पड़ जाता है। तो काला इसलिए पड़ जाता है क्योंकि ये सल्फर से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसका कलर काला पड़ जाता है। ऐसे खुला में छोड़ने के बाद ये काला नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर वही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लोहा में जो जंग लगता है, तो जंग लगने के बाद उसका वजन घटता है या बढ़ता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले बढ़ता है फिर घटता है। क्योंकि जब लोहा में जंग लगता है तो उसका वजन पहले बढ़ता है, कुछ टाइम तक बढ़ते रहता है, इसके बाद उसका वजन घटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अधातु विद्युत का क्या होता है। तो जस्ट अभी मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में बताई कि अधातु विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन एक अपवाद है, एक अपवाद क्या है, ग्रेफाइट, क्योंकि ये जो है विद्युत का चालक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ग्रेफाइट अधातु होने के बावजूद भी विद्युत का चालक होता है, जबकि सारे अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घरों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत के तार में किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है। क्योंकि विद्युत जो घर में जो वायर होते हैं वो तो खुला नहीं होता है ना, उसमें तो लेयर चढ़ा रहता है ना, तो वो किस चीज़ का लेयर लगा रहता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का, किसका, पॉलीविनाइल क्लोराइड का, जिसे PVC भी कहा जाता है, इसी का लेयर उस पर चढ़ा रहता है, ठीक है। तो आइए इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। जो घर में वायरिंग होता है वो किस क्रम में होता है, समानांतर क्रम या श्रेणी क्रम। तो घर में जो वायरिंग होता है वो समानांतर क्रम में होता है। किस क्रम में होता है, समानांतर क्रम में होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हाँ, एक और चीज़ आप लोग जान लीजिए इससे संबंधित कि घर में जो फ्यूज लगा होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है, देखते हैं लाइन कट जाता है, तो वो फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्यूज में जो पहला नंबर तो आप लोग ये जान लीजिए कि फ्यूज जो बनता है वो टीन और शीशा का मिश्र धातु का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, शीशा और टीन का मिश्र धातु होता है। उसमें शीशा कितना होता है, तो शीशा होता है 37%, ठीक है, और टीन का मात्रा होता है 63%। और ये काम किस तरीके से करता है, तो फ्यूज में जो है इसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है और इसका गलनांक निम्न होता है। क्या होता है, इसका प्रतिरोधकता उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है, ठीक है। और आजकल तो फ्यूज का चलन ही हट गया है, उसके जगह पर तो MCB का प्रयोग किया जा रहा है ना, क्योंकि इसमें तो जल जाता था तो बार बार चेंज करना पड़ता था। तो अभी MCB का प्रयोग किया जाता है, तो वोल्टेज ज़्यादा होने के बाद ये गिर जाता है। और अगर आपसे MCB का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए कि MCB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोने की शुद्धता किस चीज़ में मापी जाती है। तो सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, कैरेट में। देखते हैं ना, लोग कहता है कि ये 22 कैरेट गोल्ड है, 18 कैरेट गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है, तो किस में मापी जाती है सोने की शुद्धता, तो कैरेट में मापी जाती है। और सबसे शुद्ध सोना कितने कैरेट की होती है, तो 24 कैरेट की शुद्ध सोना होती है। तो क्या कभी भी शुद्ध सोना का ज्वेलरी बनाया जा सकता है, नहीं, कभी भी शुद्ध सोना का ज्वेलरी नहीं बनाया जा सकता है। जब भी बनाया जाएगा तो 22 कैरेट का, 21 कैरेट का, 18 कैरेट का, इतने कैरेट का ज्वेलरी बनाया जा सकता है। क्योंकि ये लचीला नहीं होता है ना, इसलिए इसमें लचीलेपन के लिए थोड़ा सा कोबर ओपर चाहे कुछ भी मिक्स कर देता है वो लोग, इसके बाद इसका ज्वेलरी का निर्माण होता है। और जो सोने की बिस्किट आती है ना, वो लगभग पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ लगभग 24 कैरेट का होता है, ठीक है। तो ज्वेलरी कितने कैरेट का बनाया जाता है, तो 22 कैरेट का, ठीक है।
शुद्ध सोने का क्या ज्वेलरी बनाया जा सकता है? तो नहीं, शुद्ध सोने का ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। और सोने का शुद्धता एक और चीज़ से मापा जाता है, वो क्या है? तो वो है आर्किमिडीज की सिद्धांत। आर्किमिडीज की सिद्धांत के द्वारा भी सोने की शुद्धता मापा जा सकता है। एक तो हो ही गया, कैरेट में मापा जाता है, और किस में मापा जाता है, किसमें मापा जा सकता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा भी सोने की शुद्धता मापा जा सकता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं। और एक्वारेजिया को ही अम्लराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लराज कहा जाता है। और इसका कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसका अनुपात कितना होता है एक्वारेजिया का। तो इसका अनुपात होता है 3:1। कितना होता है? देखिए HCl जो है, HCl और क्या होता है, ये हो गया नाइट्रिक अम्ल, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HCl का जो है 3 अनुपात और नाइट्रिक अम्ल का 1 अनुपात लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 1 अनुपात लिया जाता है। इसका किस अनुपात में इसको मिश्र किया जाता है? तो 3:1 में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। और हाँ, एक्वारेजिया में क्या होता है? एक्वारेजिया का वर्क क्या? इसमें सोना और प्लेटिनम घुल जाता है, ठीक है। तो एक्वारेजिया में क्या होता है? सोना और प्लेटिनम घुल जाता है। इसीलिए जब भी गाँव में अक्सर ये देखने को मिलता है, कोई सोना साफ करने वाला आता है और गाँव की महिला को थोड़ी इस चीज़ के बारे में अवेयर की कमी होती है, तो उन लोगों को नहीं पता रहता है कि इसको देंगे साफ़ करने के लिए तो ये सोना चांदी को अपने ही पास रख लेगा। तो उन लोगों को क्या होता है, जब भी आप सोना साफ़ करवाएंगे ना उससे, तो वो उसमें डालेगा एक्वारेजिया में ना, तो काफ़ी मात्रा उसी पानी में रह जाता है, जिससे आपकी सोना का मात्रा कम हो जाता है। चांदी में तो पूरा ही चांदी निकाल लेगा, केवल आपको गिल्लट लौटा के देगा। अलग की बात है कि वो चमक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो लोगों को लगता है कि मेरा चांदी पायल चाहे जो भी हो साफ़ हो गया, लेकिन साफ़ होने के चक्कर में वो हड़पा जाता है, पूरा चांदी उससे निकाल लिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यूज तार में किस किस धातु का मिश्रण होता है? तो अभी जस्ट मैं ऊपर बताई थी किस किस धातु का मिश्रण होता है। तो टीन और शीशा का। किसका होता है? टीन और शीशा का। टीन का मात्रा कितना होता है? तो 63%। और जबकि शीशा का मात्रा कितना होता है? तो 37%। कितना होता है? 37%। इसका वर्क क्या है? जब वोल्टेज बढ़ जाता है तो आपके घर का लाइट काट देता है ये, क्योंकि ये गल जाता है, और जिससे आपके घर में जितने भी वस्तु हैं, टीवी फ्रिज जो भी हो, टीवी फ्रिज एसी, वो जलने से बच जाता है, ठीक है। और इसके जगह पे वर्तमान में किसका उपयोग किया जा रहा है? तो MCB का प्रयोग किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हाँ, फ्यूज में क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये? तो इसकी गलनांक निम्न होती है और प्रतिरोधकता उच्च होती है। क्या होता है? प्रतिरोधकता उच्च होती है और गलनांक निम्न होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस समाज सुधारक को लोकप्रिय रूप से पेरियार के नाम से जाना जाता था? तो वो कौन से समाज सुधारक थे जिसे पेरियार के नाम से जाना जाता था? तो वो थे EB रामास्वामी नैयर। ये दक्षिण भारत के थे। कहाँ के थे? दक्षिण भारत के थे, केरल के थे। और पेरियार एक नदी भी है। पेरियार नदी कहाँ है? तो केरल में है। पेरियार एक नेशनल पार्क भी है। ये कहाँ है? तो ये भी केरल में ही है, ठीक है। तो किसे पेरियार के नाम से जाना जाता था? EB रामास्वामी नायर को। ये कौन थे? EB रामास्वामी नायर। तो ये थे एक समाज सुधारक थे। कौन थे? एक समाज सुधारक थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस का दिसंबर 1929 के अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा अध्यक्षता किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। और 1929 वाला अधिवेशन जो था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे ये अधिवेशन हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराते हुए ये घोषणा की थी कि प्रत्येक साल 26 जनवरी को हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, ठीक है। और इसी को याद करते हुए हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। कब लागू हुआ था संविधान? आंशिक रूप से तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था, लेकिन पूरी तरीके से संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। और इसका इतिहास से कैसे ये जुड़ा हुआ है? तो इस दिन
पूर्ण स्वाधीनता, ये इस दिन उन्होंने घोषणा की थी कि हम लोग प्रत्येक भारतवासी स्वाधीनता दिवस अपना मनाएंगे। क्या मनाएंगे? स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। ठीक है, आइए कुछ और महत्वपूर्ण अधिवेशन को देख लेते हैं। जब कांग्रेस की बात हो ही गई है तो कांग्रेस की स्थापना की बात की जाए तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? कांग्रेस की स्थापना तो एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? WC बनर्जी के द्वारा। और ये एक बंगाली थे। कौन थे? ये बंगाली थे। द्वितीय अधिवेशन या फिर आप द्वितीय अधिवेशन बोल दीजिए, या पहला कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछ लिया जाए क्वेश्चन में तो दोनों ही का ही आंसर होगा आपका दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। तो सेकंड अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल थे। ठीक है, तो प्रथम बंगाली हो जाएगा WC बनर्जी, प्रथम पारसी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो तैयब थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूल थे। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। कब की थी अध्यक्षता? तो सन 1917 में की थी। अगर वही आपसे पूछ लिया जाए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। कब अध्यक्षता की थी? तो ये की थी 1925 में। कब की थी? 1925 में। जबकि एनी बेसेंट कब की थी? सन 1917 में की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सा पहला देश है जिसमें भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था? तो कौन सा देश है जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार पहली बार किया गया था? तो कौन सा विदेश था? तो वो श्रीलंका था। कहाँ था? श्रीलंका। और श्रीलंका में अशोक द्वारा अपनी बेटी संघमित्रा और अपने बेटे महेंद्र को यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए पहली बार भेजा गया था। जबकि वो स्वयं गए थे कहाँ? तो स्वयं गए थे नेपाल। ठीक है, कहाँ गए थे? नेपाल गए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा पहला देश, अच्छा ये क्वेश्चन तो हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1939 में। कब हुई थी? 1939 में। और कब से कब तक चला था? तो ये चला था 1939 से 45 तक। कब से कब तक चला था? 1939 से 45 तक। अगर वहीं प्रथम विश्व युद्ध की बात की जाए तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1914 और चला कब था? तो 1918 तक। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। और प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम स्वरूप किसकी स्थापना की गई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। और कब स्थापना की गई थी राष्ट्र संघ की? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1920 में। कब स्थापना हुई थी? सन 1920 में। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप किसकी स्थापना की गई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप UNO का स्थापना किया गया था। किसका स्थापना किया गया था? UNO का स्थापना किया गया था। और कब किया गया था? तो 24 अक्टूबर 1945 को UNO का स्थापना किया गया था। और प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप किसकी स्थापना की गई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय परिणाम स्वरूप राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 10 जनवरी 1920 को। ठीक है, जबकि UNO की स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, आइए कुछ और महत्वपूर्ण युद्ध को देख लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन में तो पहले तराइन से संबंधित 3 युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। और तृतीय युद्ध कब हुआ था तराइन का? तो 1215 में। कब हुआ था? 1215 में। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191, द्वितीय युद्ध 1192 और तृतीय युद्ध 1215 में हुआ था। ठीक है, अगर इससे संबंधित कुछ और युद्ध को देख ले जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। और तृतीय युद्ध कब हुआ था? तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। ठीक है, प्रथम युद्ध पानीपत का किसके किसके बीच हुआ था? तो प्रथम युद्ध पानीपत का बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। जीत किसकी हुई थी? तो बाबर की जीत हुई थी। और सेकेंड युद्ध किसके बीच हुई थी? तो पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ था अकबर
और हेमू के बीच, अकबर की तरफ से सेना था और हेमू भी थे, तो इन दोनों के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। जबकि तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। और जीत किसकी हुई थी, तो अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी, ठीक है। और सेकेंड पानीपत का युद्ध में किसकी जीत हुई थी, तो सेकेंड पानीपत के युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। और प्रथम पानीपत के युद्ध में तो बाबर की जीत हुई थी। और प्रथम पानीपत के युद्ध के विजय के पश्चात ही मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना हुई थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का मानक मध्य रेखा कितने डिग्री बीच से गुजरती है, तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। अगर आपसे पूछ लिया और ये कहाँ से क्रॉस कर रही है, तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ है, तो ये नैनी के शंकरगढ़ किला से। कहाँ से, नैनी के शंकरगढ़ किला से। और नैनी कहाँ पड़ता है, तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, यहीं से ये रेखा खींचा गया है। और कितने राज्यों से गुजरती है, अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि भारत का मानक मध्य रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कुल 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। वो कौन कौन से राज्य हैं, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, एमपी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। कौन कौन सा हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये 5 राज्यों से भारत का मानक मध्य रेखा गुजरती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का मानक मध्य रेखा और कर्क रेखा कौन से राज्य में एक दूसरे को काटती है, तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सूरजगढ़ में एक काटती है, ठीक है। सूरजगढ़ नामक एक जगह है छत्तीसगढ़ में, वहीं पर एग्जैक्ट ये लोग एक दूसरे को काटती है। भारत का मानक मध्य रेखा और कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये भी तो भारत से गुजरती है ना, तो यहीं पर काटती है। अगर छत्तीसगढ़ क्वेश्चन में नहीं रहे, अगर आपसे पठार बोल दिया जाए किस पठार पर एक दूसरे को काटती है, तो बघेलखंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बघेलखंड। क्योंकि अभी 1-2 साल पहले बीपीएससी में छत्तीसगढ़ ना देखिए, वहाँ पर पठार का नाम दे दिया गया था। कौन से पठार पर एक दूसरे को काटती है, तो वो बघेलखंड का पठार हो जाएगा। क्योंकि बघेलखंड का पठार जो है वो छत्तीसगढ़ में ही है, ठीक है। तो यहीं पर एक दूसरे को काटती है। तो कितने राज्यों से गुजरती है भारत का मानक मध्य रेखा, 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं वो, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है। जबकि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जय संहिता का मूल नाम क्या है। जय संहिता का मूल नाम महाभारत है। क्या है, महाभारत। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, महर्षि वेद व्यास के द्वारा की गई थी महाभारत की रचना। और वेद व्यास के द्वारा ही भागवत गीता की भी रचना की गई थी। तो भागवत गीता की रचना किसके द्वारा की गई थी, वेद व्यास के द्वारा। रामायण की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी, ठीक है। और रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तुलसीदास के द्वारा की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई थी। और पंचतंत्र ऐसा पुस्तक है जो विदेशी भाषा में अनुवादित होने वाला सर्वाधिक द्वितीय पुस्तक है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई पहला पुस्तक कौन है जो विदेशी भाषा में सर्वाधिक अनुवादित हुआ है, तो सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित होने वाला पहला पुस्तक बाइबिल है। कौन सा है, बाइबिल है। और दूसरा विदेशी भाषा में अनुवादित होने वाला पुस्तक कौन सा है, तो पंचतंत्र है, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई है, तो विष्णु शर्मा के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है, विष्णु शर्मा के द्वारा। अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई है, तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है, कौटिल्य या चाणक्य। कौटिल्य का ही नाम चाणक्य है। कभी कभी इनका वास्तविक नाम भी पूछा जाता है। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या है या चाणक्य का वास्तविक नाम क्या है, तो इनका नाम क्या था, विष्णु शर्मा। क्या था कौटिल्य का वास्तविक नाम, विष्णुगुप्त। विष्णु शर्मा तो पंचतंत्र की रचना किए थे ना, तो विष्णुगुप्त
कौटिल्य का वास्तविक नाम था, ठीक है। इनके द्वारा क्या किसकी रचना की गई थी, तो इनके द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। किसकी रचना की गई थी, अर्थशास्त्र की रचना। और अर्थशास्त्र पुस्तक किस पर लिखी गई पुस्तक है, तो इसका नाम सुन के तो लग रहा है कि इकोनॉमी से संबंधित होगा, लेकिन नहीं, ये राजनीतिक से संबंधित पुस्तक है। किससे संबंधित पुस्तक है, राजनीतिक से संबंधित पुस्तक है, ठीक है। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिका की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका की रचना की गई थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह शुक्र है। कौन सा है, शुक्र है। शुक्र से संबंधित कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं कि सबसे गर्म ग्रह, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। कौन सा है, शुक्र है। पृथ्वी का जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को ही कहा जाता है। सांझ का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र को ही कहा जाता है। और शुक्र और अरुण ये मात्र दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य का परिक्रमा विपरीत दिशा में लगाते हैं। जैसे सारे जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं पश्चिम से पूरब की दिशा में, ठीक है, और वहाँ पर सूर्य उदय पूरब की दिशा में होता है। लेकिन शुक्र और अरुण जो है ये दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य का परिक्रमा पूरब से पश्चिम दिशा में करते हैं। किस दिशा में करते हैं, पूरब से पश्चिम दिशा में करते हैं। और शुक्र और अरुण पर सूर्य उदय पश्चिम दिशा में होता है, पूरब दिशा में नहीं, क्योंकि ये लोग चक्र ही लगाते हैं पूरब से पश्चिम दिशा में। और बाकी ग्रह किस दिशा में चक्कर लगाता है, तो बाकी ग्रह पश्चिम से पूरब की दिशा में चक्कर लगाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटवर्ती ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटवर्ती ग्रह हो जाएगा मंगल ग्रह। कौन सा हो जाएगा, मंगल ग्रह। लेकिन प्रथम निकटवर्ती ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो शुक्र हो जाएगा, ठीक है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं जो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ये मंगल ग्रह के दो उपग्रह का नाम क्या है, तो मंगल ग्रह के दो उपग्रह का नाम है फेबोस और डिमोस। कौन कौन सा है, फेबोस और डिमोस, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह हो जाएगा बुध। कौन सा हो जाएगा, बुध। रुकिए बना के दिखा देते हैं आप लोगों को। ये हो गया हमारा सूर्य, ये हो जाएगा बुध, फिर शुक्र, शुक्र के बाद हो जाएगा पृथ्वी। कौन सा हो जाएगा, पहले तो हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, इसके बाद मंगल हो जाएगा। और मंगल के बाद बीच में हो जाता है क्षुद्र ग्रह। क्या हो जाता है, क्षुद्र ग्रह। इसके बाद फिर होता है क्षुद्र ग्रह के बाद बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। कौन कौन सा हो जाएगा, तो सूर्य का सबसे निकटवर्ती ग्रह कौन सा है, बुध, इसके बाद शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल। और इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह। और बाह्य ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो जो क्षुद्र ग्रह के उस साइड है उसे बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन से हो जाएगा बाह्य ग्रह, बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, अरुण हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध। लेकिन वहीं अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र हो जाएगा। लेकिन सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो सबसे ठंडा ग्रह हो जाएगा अरुण। और अरुण को ही लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। अरुण को क्या कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग भी नोट डाउन भी कर लिए होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकांश उल्काएं वायुमंडल की कौन सी परत में जल जाती है। तो अधिकांश उल्का जो है वो पृथ्वी पे नहीं गिर पाता है, वो वायुमंडल में ही जल जाता है। तो कौन सा परत में वायु जल जाता है वो, तो वो जल जाता है मध्यमंडल में। कौन सा परत पे जलता है, तो मध्यमंडल में। आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओजोन परत ये किस लेयर में होता है, तो ओजोन जो है वो समताप मंडल में होता है। किस मंडल में होता है, समताप मंडल में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, सबसे ठंडा लेयर कौन सा है, तो सबसे ठंडा लेयर अगर आपसे पूछ दिया जाए तो वो हो जाएगा मध्यमंडल। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे गर्म मंडल कौन सा है, तो सबसे गर्म मंडल हो जाएगा बाह्य मंडल। कौन सा हो जाएगा, बाह्य मंडल। लेकिन सबसे ठंडा मंडल कौन सा हो जाएगा, तो सबसे ठंडा मंडल मध्यमंडल हो जाएगा। ओजोन लेयर किस मंडल में पाया जाता है, तो ओजोन लेयर जो है वो समताप मंडल में पाया जाता है। किस मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हवाई जहाज़ किस मंडल में चलता है, तो हवाई जहाज़ समताप मंडल में चलता है। किस मंडल में चलाया जाता है एरोप्लेन को, तो एरोप्लेन को
समताप मंडल में चलाया जाता है। लेकिन अगर वही आपसे पूछ लिया जाए कि हेलीकॉप्टर किस मंडल में चलाया जाता है, तो हेलीकॉप्टर जो है वो क्षोभ मंडल में चलाया जाता है। किस मंडल में चलाया जाता है? क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल को ही परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। बादल, बिजली, ये किस मंडल में चमकता है? तो बादल, बिजली की घटना जो है ये क्षोभ मंडल में होती है। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। इसीलिए तो इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना ये किस मंडल में होता है, तो ये होता है आयन मंडल, जिसे थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है। इसी मंडल में अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना होती है। ठीक है। किस मंडल में होती है? आयन मंडल या फिर थर्मोस्फीयर मंडल में। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानसून में विराम का क्या मतलब है? तो मानसून में विराम का मतलब है कि मानसून के दौरान शुष्क अवधि। क्या होता है मानसून में विराम का मतलब? मानसून के दौरान शुष्क अवधि। ठीक है। मानसून शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो मानसून शब्द दिया गया था अल मसूदी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? अल मसूदी के द्वारा मानसून शब्द दिया गया था। और मानसून शब्द जो है ये एक अरबी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। जिसका मतलब क्या होता है? तो जिसका मतलब होता है कि ऋतु के अनुसार मौसम परिवर्तन। क्या होता है मानसून का मतलब? ऋतु के अनुसार मौसम परिवर्तन। किसके द्वारा शब्द दिया गया था? तो अल मसूदी के द्वारा। लेकिन अगर वही आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए कि मानसून की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो मानसून की खोज की गई थी हिप्पालस के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? मानसून की खोज हिप्पालस के द्वारा मानसून की खोज की गई थी। ठीक है। लेकिन शब्द किसने दिया था? तो शब्द दिया था अल मसूदी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? अल मसूदी के द्वारा शब्द दिया गया था। इन्होंने शब्द दिया था और इन्होंने खोज की थी मानसून की। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानसून पहली बार भारत के किस राज्य में आता है, तो मानसून जो है पहली बार केरल के मालाबार तट पर आती है। कहाँ आती है मानसून? तो भारत के केरल के मालाबार तट पर मानसून सबसे पहली बार आती है। ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा भारत में कहाँ नहीं होती है, तो 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होता है। एक तो कोरोमंडल तट हो जाएगा, दूसरा भारत का आंतरिक क्षेत्र जिसे वृष्टि छाया भी कहा जाता है। तो पहला कोरोमंडल तट हो जाएगा, दूसरा भारत का आंतरिक क्षेत्र हो जाएगा और तीसरा अरावली पर्वत थार मरुस्थल वाला क्षेत्र। इसमें वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से नहीं होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किसके कारण होती है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ठीक है। तो मानसून शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो मानसून शब्द दिया गया था अल मसूदी के द्वारा। मानसून की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो मानसून की खोज की गई थी हिप्पालस के द्वारा। मानसून सबसे पहले कहाँ आती है? तो केरल में, केरल के मालाबार तट में। ठीक है। कोरोमंडल तट में मानसून से लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। कोरोमंडल तट पे वर्षा कब होती है? तो लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला उद्यान मकबरा किसका था? तो भारत का पहला उद्यान मकबरा किसका था? बाबर का था। किसका था? बाबर का था। और बाबर के द्वारा ही अपने मकबरे का निर्माण किया गया था। किस शैली में किया गया था? तो 4 बाग शैली में इस मकबरे का निर्माण किया गया था। ये मकबरा कहाँ है? तो आगरा के आराम बाग में। कहाँ है? आगरा के आराम बाग में। और बाबर को सबसे पहले दफनाया गया था आगरा के आराम बाग में ही, इसी मकबरा में। लेकिन बाबर का एक सपना था कि मुझे काबुल में दफनाया जाए, इसलिए बाबर को उस टाइम तो दफना दिया गया, लेकिन बाद में इसे काबुल में भी जाके दफनाया गया था। अगर वही आपसे पूछ लिया जाए कि अकबर का मकबरा कहाँ है, तो अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है। कहाँ है? सिकंदराबाद में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। कहाँ है? लाहौर में। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, जो अभी काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि छावा मूवी की वजह से वो काफ़ी चर्चा में रहा है। तो हो सकता है इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। बाबर को तो 2 जगह दफनाया गया था। पहले तो दफनाया गया था आगरा के आराम बाग में और दूसरी बार काबुल में दफनाया गया था। और अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ठीक है। तो सारे क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।